Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं land adaptations of bryophytes and one of the important groups of bryophytes that is Heparicopsida. तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. All right. The first part of the session will be land adaptations of bryophytes. All right, students. Just keep the most important point of bryophytes in your mind कि bryophytes वो ग्रुप हैं प्लांट्स के जो पहली दफा पानी से एवोल्यूशन के अमल के दौरान मूव करके खुश्की की जानिब आ चुके हैं. ओके, इसका मतलब ये है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट को मुस्तकिल तौर पे छोड़ने का पहला कदम ब्रायोफाइट्स ने अपनाया. अब फिर इसके बाद इनको कुछ ऐसी तब्दीलियां अपने अंदर लाने की जरूरत थी कि ये लैंड प्लांट्स के तौर पे कामयाब हो सकते, क्योंकि अगर पानी से दूर रहने में इनका सर्वाइवल पॉसिबल है तो उतने ही ज्यादा अच्छे टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पे ये अपने आप को साबित कर सकते हैं. ऑलराइट, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को देखें तो इवन के द ह्यूमन पॉपुलेशंस they are always dense around the available water sources. जहां कहीं भी पानी ज्यादा अवेलेबल होगा या पीने वाला पानी ज्यादा अवेलेबल होगा वहां पे इंसानी आबादी की तादाद भी ज्यादा होती है. कभी भी किसी डेजर्टिफाइड एरिया में आपको ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी. इसी तरह प्लांट्स की अगर हम बात करें तो पौधे भी हमेशा उस जगह पे ज्यादा ग्रो करते हैं जहां पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एनरिच्ड सॉइल्स मौजूद हों और उसके साथ ही साथ पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो. तो यहां पे ब्रायोफाइट्स के लिहाज से ये बहुत बड़ा स्टेप था कि मुकम्मल तौर पे पानी से निकल के बाहर आना और उसके बाद फिर लैंड को यानी कि जमीन को अपना मस्कन और हैबिटेट बना लेना. ऑलराइट, लेकिन इस पूरे अमल के अंदर इनको कुछ बेसिक चेंजेस अपने अंदर करनी पड़ी और वो चेंजेस कौन कौन सी हैं? दीज आर द लैंड एडाप्टेशंस. इनको हम अभी स्टार्ट करने लगे. द फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स यहां पे दैट इज अबाउट द कॉम्पैक्ट मल्टीसेल्यूलर बॉडी. जी, अब इस टर्म के अंदर शायद आपको इतनी को बहुत ज्यादा टेक्निक नजर ना आ रही हो, लेकिन जब हम लैंड अडैप्टेशंस और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था. वो किस तरह से कि सेल्स जितने ज्यादा टाइटली पैक्ड रहेंगे उसमें वाटर को कंजर्व करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी. ऑलराइट, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं ये वाली बात कि सेल्स जितने करीब करीब रहते हैं उतना उनका सरफेस एरिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए कम अवेलेबल होता है, तो पानी के उड़ जाने की या पानी के जाया होने की जो चांसेस या जो इम्कानात हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे. ऑलराइट, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिहाज से कॉम्पैक्ट मल्टीसेल्युलर बॉडी इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडेप्टेशंस. ऑलराइट, और फिर इसी चीज को फर्दर बढ़ा दिया गया बाय फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल ऑन द सरफेस. जैसे ही क्यूटिकल आएगी तो इसका मतलब है कि वाटर की कंजर्वेशन, जो लॉस ऑफ वाटर है या खुश्क होने के जो इम्कानात हैं उनमें मजीद कमी आना शुरू हो जाएगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यही दोनों पॉइंट्स मैं यहां पे फर्दर डिफरेंसेस के साथ मेंशन कर रहा हूं कि क्या एबिलिटी प्लांट ने पैदा की है अपने अंदर. The first part is the conservation of water. All right. And the second thing is formation of cuticle also reduced the chances for loss of water. All right, जैसे एक वाटरप्रूफ लेयर बना दी गई क्यूटिकल की फॉर्म में ताकि अंदर का पानी जो है वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कहीं उड़ना ना शुरू हो जाए और जाया ना हो जाए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये है इसकी पहली एडाप्टेशन. और फिर उसके बाद अगर फर्दर हम देखें तो एक और स्ट्रक्चरल चेंज हमें नजर आती है और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौधे अपने आप को एनाटॉमिकली भी तब्दील कर रहे थे साथ ही साथ. This is what? Development of
photosynthetic tissue into specialized chambers which allow the gaseous exchange, all right, especially carbon dioxide. जी स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को भी समझने की जरूरत है. ऑलराइट, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक फिगर की मदद से. ऑलराइट, इस इमेज में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो पहले नंबर पे मैं चाहता हूं कि आप इसकी टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन को समझ लें. इसमें अगर आप देखें तो द अपर लेयर, द अपर हाफ ऑफ दिस थैलस ऑफ दिस ब्रायोफाइट इज फोटोसिंथेटिक. ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है. ऑलराइट, बट द लोअर हाफ दैट इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो जमीन की जानिब इसके टिश्यू का पार्ट है, वहां पे आपको कोई भी ग्रीन पिगमेंट नजर नहीं आ रहा. तो इसका मतलब यह है कि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही बल्कि कोई और प्रोसेस चल रहा होगा. एंड दिस इज द पेरेन्काइमेटिक टिश्यू. पेरेन्काइमेटस टिश्यू है और इसका काम क्या है कि फूड को स्टोर करना. ऑलराइट, जो फोटोसिंथेसिस अपर पार्ट में हो रही है उसमें से जो एक्सेसिव सरप्लस फूड आता जाएगा उसको यहां पे स्टोर कर लिया जाएगा. ऑलराइट, अब देखें जो इसकी अपर सरफेस है, इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम करके देखें तो हमें पता चलता है कि इसकी अपर मोस्ट लेयर के अंदर द टिश्यूज दे आर लूजली पैक्ड. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि जो अपर सरफेस के टिश्यूज हैं वो बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट हों, बल्कि यहां पे ये तब्दीली नजर आ रही है कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू है जो अपर सरफेस पे मौजूद है और उसके अंदर एयर स्पेसेस वगैरह मौजूद हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज को एनहांस किया जाए, पहले की निस्बत थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए. स्पेशलाइज्ड पोर्स मौजूद हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ऑक्सीजन को खारिज कर दिया जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस लिहाज से दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन कि ना सिर्फ अपने आप को एनवायरनमेंट के लिहाज से फंक्शनली चेंज किया है ब्रायोफाइट्स ने, बल्कि एट द सेम टाइम देयर आर न्यूमरस स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें से पहले वाली ये है कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू की अपर सरफेस के अंदर स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स बनाए गए, स्पेशलाइज्ड अपर्चर्स बनाए गए हैं जहां से फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर हम वापस चलें तो हमारे पास थर्ड एडाप्टेशन, दैट इज अनदर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन. दिस इज अबाउट rhizoids. Now, यहां पे भी थैलस लाइक बॉडी की बात याद रखिएगा अपने ज़हन में. That plant body which cannot be differentiated into true roots, stem or leaves. Alright? तो rhizoids क्या हैं? They are root-like structures, but they are capable of absorption of water as well as they provide anchorage to the plant. Okay? तो ये चीज मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं. Help in absorption of water from substratum. All right. स्पेसिफिकली मैंने सॉइल नहीं लिखा इसलिए कि बाज़ औक़ात कुछ ब्रायोफाइट्स जो हैं दे आल्सो लिव एज एपिफाइट्स, यानी दूसरे पौधों के ऊपर रहने वाले प्लांट्स जो हैं दे आर नोन एज एपिफाइट्स. तो डैम्प प्लेसेस पे, शेडी प्लेसेस पे जो ये पौधे पाए जाते हैं, हम ये बात भी याद रख सकते हैं कि वहां पे जो किसी प्लांट के ऊपर दूसरा पौधा पाया जाएगा उसको हम कहेंगे दीज आर द एपिफाइट्स. इस वजह से मैंने सबस्ट्रेटम की बात यहां पे मेंशन की है. ओके, देन इज अनदर थिंग, it provides anchorage to the plant. All right, एंकर करना, सहारा देना. All right स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये राइजोइड्स ना सिर्फ प्लांट को सॉइल में या किसी भी सबस्ट्रेटम में धंसा रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम वाटर को एब्जॉर्ब करके अपर पार्ट्स की तरफ भेज भी रहे हैं. All right, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें नजर आता है in the adaptations of bryophytes. Next, it is about the reproductive organs, all right, also known as the sex organs.
ये एडाप्टेशन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स के अंदर। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रायोफाइट्स दे हैव अडॉप्टेड टू रिप्रोड्यूस इन वाटर। ओके, रिप्रोडक्शन के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स अभी तक एम्फीबियस हैं, यानी कि पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। रिप्रोडक्शन के एतबार से ये मुकम्मल तौर पे खुश्की वाले प्लांट्स नहीं बन सके, लेकिन उसके साथ ही साथ कोशिश इन्होंने जरूर की है। और वो कोशिश किस तरह से की है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। The male reproductive structures, they are Antheridia. All right, they are the male reproductive structures. All right, and Archegonia or Archegonia, they are the female reproductive structures. All right students, अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो इट मींस दे आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहां पे कैप्सूल की तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो फर्दर लाइफ साइकिल में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अब यहां पे अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं तो इट मींस द गमीट्स दे आर आल्सो डिफरेंट। और जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ इकसाम के गमीट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक मखसूस टर्म आप इस पूरे चैप्टर के लिए ज़हन में रख सकते हैं, दैट इज हेटेरोगेमस। The condition is heterogamy and the plants are known as heterogamous plants. Okay, now what is heterogamy? If two different types of gametes are present that are basically produced by the same plant. All right, और ये प्लांट यहां पे कौन है? The gametophyte. All right students, so the heterogamy, this is what, जब कोई एक पौधा सेम थैलस के अंदर से दो मुख्तलिफ इकसाम के गमीट्स प्रोड्यूस कर सके। और वो गमीट्स कौन कौन से हैं? The male gametes, they are the sperms or antherozoids. All right, these are the male gametes. फिर इसी तरह egg, this is the female gamete and it is non-motile. The male gametes, they are motile. All right students, यानी कि मेल गमीट्स जो हैं एक तो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरे नंबर पे मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजेला मौजूद होते हैं। चूंकि रिप्रोडक्शन वाटर में चल रही है तो इसका मतलब यह है कि एंथीरोजॉइड्स को ट्रेवल करके जाना पड़ेगा टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम और वहां पे जाके जो एक सिंगल एग मौजूद है उस सिंगल एग के साथ फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बना देंगे। अब अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो इसका मतलब यह है जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप हो जाना चाहिए। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बजाते खुद एक टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है। किस तरह से एडाप्टेशन है स्टूडेंट्स, इसको मैं यहां पे बताता हूं अभी आपको। दिस इज अबाउट द एम्ब्रियो। ऑलराइट, द एम्ब्रियो during its development is kept, or we can say retained, within the female reproductive structures. All right,
जाइगोट के अंदर जब सेल डिवीजन का आगाज होगा तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दिस इज द एम्ब्रियो. ओके, अब ये जो एम्ब्रियो बन रहा है ऐसा नहीं होगा कि इसको अलहदा कर दिया जाए या डिटैच करके कहीं और भेज दिया जाए, बल्कि ये जो गेमेटोफाइट के ऊपर बनने वाला एम्ब्रियो है इट विल स्टे एम्बेडेड. ओके, कहां पे? इनसाइड द आर्चिगोनियम, और फिर इससे अगली जनरेशन का आगाज होगा, दैट इज द स्पोरोफाइट जनरेशन. उसके अंदर 3 अलग-अलग से डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, बट एट द सेम टाइम द स्पोरोफाइट इट विल स्टे अटैच्ड टू द गेमेटोफाइट जनरेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यहीं से अगले पॉइंट का आगाज होता है जो कि सर्वाइवल के एतबार से जेनेटिक्स की बुनियादी बैकबोन के तौर पे यहां पे रोल प्ले कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इट इज, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. जी स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. इसका मतलब क्या है कि जनरेशंस का बदल बदल के आना, एक दूसरे के साथ तबादला करते जाना. ऑलराइट, यहां पे कौन कौन सी 2 जनरेशंस मौजूद होती हैं? वन इज द गेमेटोफाइट जनरेशन, दैट इज जेनेटिकली haploid, okay, and the other one is sporophyte generation, that is genetically diploid. okay, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन रिप्रोड्यूस करे, उसे एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हो, और जब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन फर्दर स्पोर्स प्रोड्यूस करे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स? मियोसिस. ओके, और मियोसिस में एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर के वक्त क्या होता है? द जीन्स दे आर रीशफल्ड. ओके, वहां पे जीन्स की यूं समझें कि नेचुरल सिलेक्शन चल रही होती है कि जो सक्सेसफुल जीन्स होंगे वो वहां पे बचा लिए जाएंगे, और जो डेलेटेरियस किस्म के या वीक जीन्स हैं, जैसे वो स्पोर्स जमीन के ऊपर गिरेंगे, दे विल बी अनसक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे. तो वहां पे ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस किसके होंगे? जो ज्यादा रेजिस्टेंट, ज्यादा एडाप्टिव होगा. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस से हम ये कह सकते हैं, ना सिर्फ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे को बदल बदल के लाइफ साइकिल को मुकम्मल करते हैं, बल्कि साथ ही साथ एट द सेम टाइम यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जीन्स भी चल रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंट एंड द स्ट्रॉन्ग जीन्स दे आर नेचुरली सिलेक्टेड एंड द वीक जीन्स दे आर नेचुरली रिजेक्टेड. ऑलराइट, इस चीज को यहां पे लिख भी लेते हैं. Haploid gametophyte generation give rise to diploid sporophyte generation. All right, this is the basic alternation of generation. And the second one is this process enable the plant to produce and test the best genetic combinations. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड पार्ट मैंने यहां पे स्टेटमेंट में मेंशन किया है, इसका मतलब यही है कि जो जीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज्यादा एडेप्टिव हैं, ज्यादा रेजिस्टेंट हैं, वो वाले स्पोर्स तो बचे रहेंगे, लेकिन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे स्पोर्स या उनसे पैदा होने वाले फर्दर गेमेटोफाइट्स जो एडवर्स कंडीशंस में ज्यादा देर गुजारा नहीं कर सकेंगे, वो आहिस्ता 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 वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल ही खत्म होते चले जाएंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हैं चंद एडाप्टेशंस जिनकी हमने यहाँ पे समरी मेंशन की है कि वो तब्दीलियां जिनकी वजह से ब्रायोफाइट्स अपने आप को सक्सेसफुली जमीन के ऊपर लैंड प्लांट्स कहलाने के काबिल हो चुके हुए हैं. ओके, इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज के इस सेशन को हम खत्म करते हैं. फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.